Hey guys, I'm your Vision Upar and you guys are watching your favorite channel Hathway BTV हुआ क्योंकि ज़माना वही द यंगस्टर्स का। well, मतलब गरीबी में आटा गीला सुना है कभी आप लोगों ने? वैसा ही हाल कुछ अभी हमारे साथ हो रहा है। पहले इस कोरोना से हम बाहर आ नहीं पा रहे थे और फिर एक नई बीमारी ने एकदम से हम पे अटैक कर दिया, दैट इज़ ब्लैक फंगस। ऑब्वियसली एवरीवन नोज़ अबाउट दिस बीमारी कि कैसे ये लोगों पर हिट कर रही है। प्लस वो लोग जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं वो कोविड से रिकवर होने के बाद ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ऐसे में कुछ इनिशिएटिव्स लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो यहाँ पर ASGI हॉस्पिटल और जोमेटो फीडिंग इंडिया का एक कोलैबोरेशन हुआ। प्लस यहाँ पर बहुत सारे यूथ इससे जुड़े हैं, इस कोलैबोरेशन से जुड़े हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स इस कोलैबोरेशन से जुड़े हैं एंड आपस में वो लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। फ्री आई चेकअप प्लस फ्री आई काउंसलिंग लोगों को देना, लाइक आई टेस्ट करवाने फ्री में, और इन सारी चीज़ों से जो ब्लैक फंगस है वो किसी इंसान के अंदर है या नहीं है ये डिटेक्ट कर लिया जाएगा। सो वेल मुझे लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स की हम लोगों को अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे इनिशिएटिव्स जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि चलिए कि जब हम परेशान हैं तो एटलीस्ट कोई तो है जो हमारी मदद के लिए। सो इस इनिशिएटिव के बारे में आज का ये पूरा सेगमेंट होने वाला है। प्लस बहुत सारी ब्लैक फंगस को लेकर अवेयरनेस की बात भी हम डॉक्टर से करेंगे। प्लस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पूरी टीम से मिलवाती हूँ जो लोग एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे ये सारे काम कर रहे हैं। सो लेट्स चेक आउट। मेरे साथ एक पूरी टीम है जिनसे हम बात करने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि किस तरीके से जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लाइक आई चेकअप किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कैसे किया जा रहा है। वेल सबसे पहले मेरे साथ हैं प्रणव जी, फिर मेरे साथ गगन जी हैं, मेरे साथ यश हैं और मुस्कान है। ये चारों की टीम है जो अभी सारे ये जो इनिशिएटिव्स हैं इन पर काम कर रही हैं। सबसे पहले प्रणव जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि आप हॉस्पिटल स्टाफ से हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, तो कितना लोगों के अंदर अभी अवेयरनेस है? बेसिकली लोग ये टेस्ट कराने आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं। रोज़ हम लोग करीबन 30 से 40 कॉल हमारे पास आ जाते हैं कि हमें आंखों की प्रॉब्लम हो रही है तो क्या हमें ब्लैक फंगस हो सकता है। तो हम उनसे ये एडवाइस करते हैं कि एक बार आप हॉस्पिटल आइए और उसमें प्रॉपर पूरा चेकअप करेंगे, क्योंकि आई का चेकअप जो है हम ऐसी आंखों से देख के नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर देखते हैं, उसके बाद आंखों में दवाई डालते हैं, उसके बाद हम स्लिट लैम्प से एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद ही पता चलता है कि वेदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्लैक फंगस और नॉट। जी सर, अभी आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है ये क्यों लिया गया है एंड बेसिकली ये कोलैबोरेशन कितना इम्पोर्टेंट था? देखिए ये इसलिए लेना पड़ा, ये गगन जी से मेरी बात हुई, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। एक तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमको ब्लैक फंगस है या नहीं है। तो ब्लैक फंगस बेसिकली उन्हीं लोगों को हो रहा है जो कोविड से ठीक हो गए हैं या जिनको डायबिटीज़ था और कोविड हो गया, और जिन्होंने लॉन्ग टर्म तक स्टेरॉइड का यूज़ किया है, और साथ में जिनको ऑक्सीजन चली है और ऑक्सीजन में जिन्होंने टेप वाटर का यूज़ किया है। बेसिकली उनको डिस्टिल वाटर यूज़ करना चाहिए था, उन्होंने टेप वाटर का यूज़ किया है। तो ये सब रीज़न है ब्लैक फंगस के। तो उसके लिए हमने इनिशिएटिव लिया है कि वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था आंखें लाल हो रही है लेकिन ब्लैक फंगस है या नहीं है। तो हमने उनके डायग्नोसिस के लिए हमने यहाँ पे उनको बोला कि आप आइए और ये फ्री रहेगा, इसमें कुछ भी चेकअप में उनका चार्जेस नहीं लगेगा। सर कितने लोग एक दिन में एटलीस्ट चेकअप के लिए अभी आ रहे हैं? कल जैसे हमने जो शुरू किया है तो कल हमारे पास करीबन 30 लोग आए थे चेकअप के लिए, और आज 50 कॉल मेरे पास आ चुके हैं। उसमें से करीबन 15 पेशेंट अभी तक हम लोग देख चुके हैं।
अभी तक आपके यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं टेस्ट के लिए, उनमें से क्या किसी को ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? क्या सामने आई है ऐसी कोई बात? हाँ, अभी जितने पेशेंट आए उसमें से 2 या 3 पेशेंट को डायग्नोस किया है हम लोगों ने और उनको फर्दर रेफ़र किया है, क्योंकि इसमें 3 या से 4 डॉक्टर इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो डेंटिस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, ईएनटी का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, फिर आई सर्जन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और न्यूरो डॉक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बेसिकली ईएनटी डॉक्टर ही उसको जो सर्जरी करता है वो ईएनटी डॉक्टर है। सर जैसे किसी को ये प्रॉब्लम निकलती तो मुझे लगता है इट इज़ वेरी टफ टू हैंडल देम। सो किस तरीके से आप उनको हैंडल करते हैं? लाइक मुझे लगता है कि उन्हें ये समझाना कि इट्स ओके, यू विल बी फाइन, ये सारी चीज़ें इज़ वेरी टफ। और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल स्टाफ जो होता है ये सबसे ज़्यादा हेल्पिंग होता है इन सारी चीज़ों के लिए। सो आप लोग किस तरीके से डील करते हैं उन पेशेंट्स के साथ जिनको एक्चुअली ये प्रॉब्लम निकल जाती है? जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि मेरे यहाँ पूरा स्टाफ जो है वो दे आर द वेल ट्रेंड, और हमने ब्लैक फंगस के पेशेंट आने के पहले इनका एक ट्रेनिंग शेड्यूल भी लिया था। इनको बताया था कि किस ढंग से अपने को पेशेंट को बताना है ताकि वो नर्वस भी नहीं हो, डरे भी नहीं और उसका इलाज करवाए वो। तो ये हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया। सर आई टेस्ट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? मतलब आप लोगों ने ये जो इनिशिएटिव लिया है बहुत सोच समझ के लिया होगा। सो आप लोग आई टेस्ट ही क्यों कर रहे हैं ब्लैक फंगस के लिए? क्योंकि वो तो इंसान की हर बॉडी पार्ट्स पे पाया जा रहा है। जी, क्योंकि आई में क्या है एकदम से पता चल जाता है, क्योंकि आँखों का भारीपन, आँखों में से पानी आना, आँखों का रेडनेस, पलकों का झुकना, आँखों का तिरछा होना, ये एकदम से उभर के आने वाला सिम्टम है ब्लैक फंगस का। तो वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर कुछ टेस्ट भी करते हैं हम लोग। मान लीजिए ओसीटी है या रेटिना का ओसीटी, कॉर्निया का ओसीटी, वो भी करते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है। क्या बात है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। गगन जी, आप जोमेटो फीडिंग इंडिया से हैं, तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोग तो इवन ये भी नहीं जानते कि जोमेटो फीडिंग इंडिया करता क्या है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। जोमेटो फीडिंग इंडिया एक एनजीओ है और ये अंकित कवात्रा साहब ने स्टार्ट किया था 2014 में। और बेसिक जो उन लोगों का मतलब जो बेसिक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग है वो इस तरीके से कि हम लोग जो रेस्ट ओवर फूड होता है उसको कलेक्ट करके हम लोग स्लम्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ड्यू टू कोविड हमारे सारे वॉलंटियर्स ऑन ग्राउंड नहीं हैं अभी, तो हम लोगों ने इस तरीके से एक थोड़ा सा अलग बिसाइड्स अलग साइड में जा करके हम लोगों ने एक अलग करने का सोचा कि कोविड टाइम के अंदर जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उनकी हमने ऑक्सीजन रिफिलिंग्स में हेल्प करवाई, जिनको और अदर तरीके की हेल्प चाहिए थी वो हमने उस टाइम पे करी। तो दिस आर द थिंग्स दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। इंदौर के अंदर जोमेटो फीडिंग इंडिया की कितनी बड़ी टीम है और कितने लोग इन सारी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं? अभी राइट नाउ जो है हम लोगों के पास में एक्टिव वॉलंटियर्स जो हैं वो सम ऑफ अराउंड 60 हैं और डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं वॉलंटियर्स, क्योंकि लोगों को जोमेटो के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, फीडिंग इंडिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है द मेंबर्स आर कमिंग ऑन ग्राउंड, आ रहे हैं हमारे पास में। और कोविड के टाइम पे अभी जैसे आपने कहा कि आप लोग जिसको जो ज़रूरत है वो हेल्प कर रहे हैं, सो वो लोग खुद आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग खुद उन्हें सर्च करते हैं, ढूंढते हैं और स्लम एरियाज़ में जाकर है जो उन्हें जिस भी फैसिलिटी की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करते हैं? मैम देखिए, थ्रू द चैनल्स भी हमारे पास में लीड आती है और जिनको ज़रूरत होती है, अगर कहीं से हमारे पास में लीड आती है कि वहाँ ज़रूरत है बट वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हम उनसे कांटेक्ट भी करते हैं और उनको जो नीड होती है हम वहाँ हेल्प करते हैं, ये कोशिश करते हैं। गगन जी, आप कितने टाइम से इस फर्म से जुड़े हैं? मैम मैं वैसे तो सोशल कॉज के अंदर सिंस फ्रॉम लास्ट 3 years और जोमेटो फीडिंग इंडिया का सिटी प्रेसिडेंट लास्ट 1 year से। और इससे पहले आपने और क्या क्या सोशल वर्क किए? लाइक अभी कोविड तो चल रहा है तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी कई सारे सोशल वर्क आपने किए, तो उनके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। जैसे मैम लास्ट ईयर जो हमारे बाई इलेक्शंस हुए थे 2019 में, तो उस टाइम के ऊपर जो हमारे पोलिंग स्टाफ था उसके अंदर मैक्सिमम आप देखेंगे तो ड्राइवर्स होते हैं जिनको गाड़ियाँ जिनके पास गाड़ियाँ रहती हैं उनको पिक एंड ड्रॉप देना पड़ता है। तो हम लोग गए थे, एसडीएम साहब से हमारी बात हुई तो उनसे हमने पूछा था कि सर इनके खाने के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं, तो उनका कहना है कि था कि साहब इनके लिए खाना इनकी फैमिली मेम्बर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि मैंने साहब आप लोगों के पास में खाना प्रॉपरली पहुंच रहा है, तो उनका कहना था कि सर हमारे फैमिली मेम्बर्स कई बार आ पाते हैं और ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है तो यहाँ नहीं परमिशन मिलती है। तो एसडीएम साहब ने मुझे परमिशन ग्रांट करी थी। तो ऑन दैट डे वी हैव सर्व्ड 3000 हमने 3000 पीपल्स को मतलब 3 दिन तक हमने उनके लिए रेगुलर बेस पे खाना अरेंज किया था। क्या बात है जी।
इससे इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स आप लोग कर रहे हैं, तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के लिए भी कुछ प्लानिंग तो कर ही रखी होगी। फीडिंग इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है इसने, तो अभी आगे लोगों को किस किस तरह की मदद की ज़रूरत है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो हैं फील्ड पे काम करते हैं और आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लोगों की ज़रूरतें क्या है। तो क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, जिन चीज़ों पर फोकस नहीं किया जा रहा और आप लोगों का ध्यान गया है उन चीज़ों पर? मैम बेसिकली तो हम कह सकते हैं कि प्रायर जो है अभी सबसे पहली चीज़ तो होती है बंदे के पास में फूड। अगर उसके पास में प्रॉपरली फूड पहुंच रहा है तो वो फिर दूसरी तरफ सोच सकता है। तो एक तो फूड है और दूसरा बेसिक एजुकेशन। हमारी जो सिटी कोऑर्डिनेटर हैं ये वुमेंस अवेयरनेस के लिए भी काम करती रहती हैं और रिगार्डिंग द ड्यूरेशन उनके लिए जो भी चीज़ें चाहिए हैं शी इज़ गोइंग टू प्रोवाइड। इनकी एक पूरी हमारी टीम है, वुमेंस टीम अलग है जो जाकर के सिर्फ गर्ल्स अवेयरनेस के लिए काम करती है। क्या बात है मैम, आप भी एक बार आगे आ जाइए, आपसे भी कुछ बातें कंटिन्यूटी में हम कर ही लेते हैं। मुस्कान जी, ये जो मुझे सर से पता चला है कि वुमेंस अवेयरनेस के लिए भी आप काम करती हैं, प्लस बहुत सारे इनिशिएटिव आपने ले रखे हैं, प्लस यहाँ का भी सिटी कोऑर्डिनेशन जो है वो आप देखती हैं। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो कोऑर्डिनेटर होता है ना उसके लिए सबसे ज़्यादा टफ होता है सारी चीज़ों को हैंडल करना। सो हाउ यू मैनेज एवरीथिंग एंड किस किस तरह के लोग कॉल करते हैं, किस किस तरह की अभी लोगों को हेल्प चाहिए और लोग आपसे किस तरीके से कांटेक्ट करते हैं? मैम थ्रू द चैनल्स मेरे पास भी कॉल आ जाते हैं। समटाइम्स अगर नहीं उन लोगों के पास मेरा नंबर या मैं नहीं रीच आउट होती तो फिर वो मेरे को नंबर प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आई यूजुअली कॉल देम। एंड करेंटली मेरे पास मेडिसिन का रिक्वायरमेंट, बेड अवेलेबिलिटीज़ के बारे में, बिकॉज हर बंदे को हॉस्पिटल वाले भी प्रॉम्प्टली जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सो बीइंग द कोऑर्डिनेटर, इफ़ आई एम आस्किंग देम रिगार्डिंग एनीथिंग तो वो लोग मुझे प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं। एंड देन आई जस्ट ट्राई टू कि मैं वो गैप ब्रिज करने की कोशिश करती हूँ और उन लोगों का हॉस्पिटल में एडमिशन वगैरह में उनको जो भी हेल्प चाहिए वो करवा देती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हॉस्पिटल्स में, ब्लड बैंक्स में आई हैव सम कॉन्टैक्ट्स, तो उन लोगों से बातचीत करके मैं जो उन लोगों को अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है या कुछ भी है तो वो सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। ये जो आपका वुमेन लाइक अवेयरनेस के बारे में जो मैं पूछ रही थी सर से, और सर ने मुझे बताया कि आप वुमेन की अवेयरनेस के लिए भी काम करती हैं, तो ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या क्या काम करती हैं? मैम दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ZFI ओनली। एंड हम लोगों का एक गर्ल्स ग्रुप अलग बता सकते हैं आप कि गर्ल्स ग्रुप अलग है। एंड दिस वाज द इनिशिएटिव दैट माय मॉम टोल्ड मी अबाउट कि ड्यूरिंग द menstruations ड्यूरिंग इन द स्लम एरियाज गर्ल्स वोंट बी नोइंग अबाउट दीज थिंग्स प्रॉपरली, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे डोंट गेट प्रॉपर फैसिलिटीज़ लाइक नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह। तो हम लोगों ने वो सारी चीज़ें कलेक्ट की थी। हमारे पास कुछ डोनर्स अवेलेबल थे जो कि इस तरीके से हमें हेल्प करने के लिए तैयार थे। एंड हम लोगों ने ये आइडिया, मेरी मॉम ने मुझे सजेस्ट किया था कि इसमें का हमें कुछ करना चाहिए। एंड देन हम लोगों ने गर्ल्स ग्रुप, बेसिकली देयर वर नो मेन इन्वॉल्व इन, हम लोग सारे गर्ल्स गए थे। हम लोगों ने उन्हें सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म किया था। एंड देन हम लोगों ने उन लोगों को नैपकिन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे। एंड दिस वाज द थिंग कि हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया कि पहले हम लोग बेसिकली इन लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करवाएं। मतलब बेसिक नॉलेज जो है वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपने ये सारे इनिशिएटिव्स पहले लिए। जी बिल्कुल। क्या बात है। हमारे साथ एक और मेंबर हैं जो कि बहुत ही जाने माने चेहरा है आप सभी के लिए, यश जी हमारे साथ हैं। एंड ये हमेशा मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम करते हैं, प्लस इन्फॉर्मेशन आप इनसे कितनी भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आपको ढेरों मिलेगी। सो यश भी इस टीम से जुड़े हैं। एंड यश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है लोगों के लिए? एक्चुअली ये जो मेरा मतलब इनिशिएट था कि सही इन्फॉर्मेशन की मदद, ये इम्पॉर्टेंट थी। लास्ट में एक्चुअली मेरे अंकल भी एक्सपायर हुए थे, तो मैं देख रहा था कि बहुत लोगों को सही जानकारी नहीं है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का भी एग्जीक्यूट हो रहा था, संस्थाओं भी एग्जीक्यूट कर रही थी, बट एक सही प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैंने एक्चुअली आफ्टर मेरे अंकल एक्सपायर के बाद मैंने स्टार्ट करा सोशल मीडिया के थ्रू। अप टू 70% ऑफ मदद मैंने सोशल मीडिया पर करी। बहुत से मतलब वहाँ पर फीडबैक भी है। गगन जी भी मुझसे सोशल मीडिया पर ही जुड़े हैं, वो मेरे सेकंड ग्रुप में एज अ लीड कर रहे हैं राइट नाउ। और बाकी मेरे ऐसे इंदौर के अप टू 5 to 10 ग्रुप है जहाँ मैं हेल्प कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर। यश, आपका जो ये वेलफेयर अकेडमी है, मतलब आपकी जो संस्था, उसके बारे में भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को देंगे? किस तरह की मदद ये संस्था करती है और प्लस इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो इस संस्था से कॉन्टैक्ट में आकर लोग ले सकते हैं? एक्चुअली जो चिल्ड्रन ऑफ मदर सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, वो मेरा एम इस NGO से है कि चिल्ड्रन, जैसे हम सभी
हमारे जो धरती माता है उसके सभी बच्चे हैं बोला जाए तो। मैं बेसिकली एजुकेशन एंड योगा में राइट नाउ वर्क कर रहा था, बट मैंने सारे प्रोजेक्ट होल्ड ऑन कर दिए क्योंकि आपको पता है अभी कोविड में मदद इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैंने योगा को मोस्ट प्रायोरिटी दी क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ा हुआ हूँ एंड मैनी ऑफ संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ। अपने रोग से निरोग भी कार्यक्रम है, उसमें भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से ऐड हूँ मैं। तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब मेरी ऑनलाइन क्लासेस रहती है 2 से 3, जिसमें ऑनलाइन मैं योगा सिखा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑल ओवर इंडिया। एंड आफ्टर डेट मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा हेल्प कर रहा हूँ एंड फूडिंग एंड थोड़ा बहुत मैं संस्थाओं से और भी जुड़ा हुआ हूँ, तो कोलैब करके हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की। क्या बात है, थैंक यू सो मच यश फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। सो वेल, मुझे लगता है ये तो टीम मेंबर्स थे और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ये बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव लिया है अभी ऐसे टाइम में जहाँ पर ऑलरेडी इतनी सारी परेशानियाँ, इन सारी परेशानियों को देखते हुए लोग अपने अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। और मुझे ये सब चीज़ें जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि कोई इंसान अपने फ़ायदे से हटके और अब ये सोच कर कि हमें क्या होगा या हमें क्या करना है या अभी हम अपने आप को टाइम दें, लोगों के लिए वक्त निकाल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जुड़ने वाले हैं जो कि डॉक्टर होने वाले हैं, जो आपको ब्लैक फंगस जो ये बीमारी चल रही है इसके बारे में कुछ नॉलेज देने वाले हैं, प्लस कुछ अवेयरनेस के बारे में हम बातें करेंगे और कुछ चीज़ें जानेंगे उनसे कि किन लोगों को एक्चुअली ब्लैक फंगस हो सकता है, किन्हें है और किस तरीके से ये होता है, या क्या सिम्टम्स आने पे आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सो लेट्स चेक आउट। सो वेल, मेरे साथ हैं डॉक्टर विनीत जो कि रेटिना कंसल्टेंट एंड सर्जन है। सर, अभी ASD जो है किस तरीके से ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो भी फैल रहा है इस पर काम कर रहा है? देखिए, आज तो इस टाइम में अभी ASD नहीं, पूरे ही आँख के और कान नाक गले के जो चिकित्सक कर्मी हैं वो इस चीज़ के लिए काफ़ी ये है सचेत हैं। छोटा सा भी हमें कोई साइन मिलता है तो हम पूरा एवेल्युएट कराते हैं कि ऐसी कोई बीमारी तो नहीं। सबसे पहली चीज़ तो ये क्या होता है, म्यूकर माइकोसिस इसका नाम होता है। म्यूकर कलर उसका जो रहता है वो एक ब्लैक कलर का आपको मार्क कॉज करता है जहाँ से भी शुरू होता है वहाँ पर, तो इसलिए नाम आया ये ब्लैक फंगस। पहले ये किस तरह से शुरू होता है, ये नाक और गले से शुरू होता है, दांत के ऊपर से जो साइनस होते हैं वहाँ से शुरू होता है और वहाँ से आँख के पीछे जाके फिर ब्रेन में जाता है। तो इसका सबसे पहली चीज़ जो इसमें ज़्यादातर होती है, लोगों को दांत में सुन्नपन होना, दांत में हल्का दर्द होना और उस फेस साइड में उसमें दर्द होना, इस तरह के सिम्टम इनिशियली आते हैं। तो इसके सबसे पहला बचाव है कि टाइम रहते ही आप चिकित्सक कर्मी के पास जाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें। ये क्यों हो रहा है आजकल, इतना इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि शेयर्ड कैनुलास के कारण कि एक व्यक्ति के फेस पे कैनुला लगता है, ऑक्सीजन का मास्क लगता है, जैसे ही दूसरे पेशेंट आते हैं उनकी जान बचाने के लिए इमीडिएटली उस पर मास्क लगाना ज़रूरी है। तो वो चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते और फिर ये होता है कि उसमें जो फंगस उगता है वो नाक के थ्रू होते हुए आँख के पीछे की तरफ चला जाता है, दांत के थ्रू। सर, नॉर्मल लोगों को भी हो सकता है क्या? मतलब मुझे अभी बहुत सारे लोगों के अंदर ये अनअवेयरनेस है कि कोविड पेशेंट्स को होगा, जो रिकवर हुए हैं उनको होगा, या फिर दूसरे लोगों को भी हो सकता है जो नॉर्मल लोग हैं जिन्हें कोविड कभी हुआ ही नहीं है। तो सर वो सारी इन्फॉर्मेशन भी चाहूँगी। बिल्कुल। पहले जब होता था तो हम साल में इसके 3 या 4 केसेस देखते थे। ब्लैक फंगस पहले भी होता रहा है, पुरानी बीमारी है, बहुत पहले से होती आई है। पहले भी किन केसेस में होता था, जिनको HIV पॉजिटिव हैं या जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी शक्ति मतलब फाइट करने की शक्ति कम है शरीर की, साथ में डायबिटिक पेशेंट जो होते थे जिनका बहुत ही अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होता था, उन लोगों को ये पहले भी हुआ करता था। उसका ट्रीटमेंट पहले बहुत आसानी से उपलब्ध होता था, कारण ये था कि इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं होता था। अब ये सडनली इतना तेज़ी से इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी लोगों को स्टीरॉइड चल रहा है। स्टीरॉइड चलने की वजह से इम्यूनिटी सभी की कम होती है और स्टीरॉइड चलाने से आप बच भी नहीं सकते क्योंकि वो जान बचाने के लिए ज़रूरी है। तो स्टीरॉइड चलाना भी ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ अपना ओरल हाइजीन, अपने दांत को पूरा क्लीनिंग और ओरल हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आराम से फैल सकता है। सर, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप यहाँ पर हमें 2 मैसेज दे चुके हैं कि एक तो आप खुद को क्लीन रखिए, प्लस ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, अभी किस किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं जिन्हें ब्लैक फंगल का इन्फेक्शन हो रहा है और वो फिर किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम जो है मतलब अनअवेयरनेस की वजह से बढ़ती जाती है? जी, इसमें मैंने जो हमने पेशेंट देखे मैं उनका डेटा बताना चाहूँगा। मैंने ऐसे तो इंदौर में आप जानते हैं कि 100 के ऊपर केस हो चुके हैं ब्लैक फंगस के। हमने उसमें से 12 से 15 केसेस देखे हैं। उनमें से कुछ यंग लोग भी थे, 20 से 25 साल के, कुछ लोग 30-35 साल के भी थे और कुछ लोग ओल्ड एज में भी थे। उनमें से 4 लोगों की तो दोनों आँख की रोशनी जा चुकी थी। वो क्या होता है कि आँखों की नस जो रहती है, जो ब्रेन तक रोशनी ले जाती है, वो आँखों के पीछे वाले हिस्से में होती है जहाँ पे फंगस पीछे की तरफ जाता है। तो उस चीज़ को जैसे ही घेर लेता है वैसे ही आँखों की रोशनी समाप्त कर सकता है।
तो उनमें से 4 से 5 लोगों की तो पूरी रोशनी जा चुकी थी और कुछ लोगों को ईएनटी अर्ली ईएनटी सर्जरी करवा के जो ईएनटी सर्जन क्या करते हैं कि एक फेस नाम का प्रोसीजर होता है FESS, तो साइनस जो रहते हैं अपने उसको क्लियर कर देते हैं पूरा, तो उससे फंगस काफ़ी जल्दी रुक जाता है। तो कुछ लोग जो अर्ली स्टेज में थे वो सर्जरी करा के बच गए। उनमें से एक व्यक्ति की अनफॉर्चुनेटली आँख का भी हमें हटाना पड़ा आँख को भी, क्योंकि आँख को नहीं हटाते तो वो ब्रेन में जाके जान ले सकता था। तो 12 में से एक आँख का रिमूवल रहा, 5 से 6 लोगों की रोशनी कम हुई, 5 से 6 लोगों का अच्छा भी रहा प्रोग्नोसिस जिनका टाइम पे सर्जरी हुआ। सर अभी हम ये भी सुन रहे हैं कि ऑर्गन लॉस का प्रॉब्लम, मतलब मैं डराना नहीं चाहती किसी को, लेकिन ऑर्गन लॉस का प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर आपने सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, बिल्कुल आईसाइट जा सकती है। देखिए ऑर्गन लॉस पूरा का पूरा आंख नहीं भी जाए, अगर आईसाइट भी ले जाए, और वो भी मैंने जैसे बताया एक 31 ईयर या 32 ईयर के व्यक्ति भी थे जिनकी एक आंख की रोशनी चली गई, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है आगे पूरे प्रोफेशनल लाइफ पे इस चीज़ पे। पर सही मायने में मैं कहूँ तो कुछ लोगों को जिनको स्टीरॉयड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको जान बचाने की आवश्यकता है, देखिए उनका तो पूरा ट्रीटमेंट जो होगा वो तो कोविड की लाइन्स पे होगा। ब्लैक फंगस सेकेंडरी हो जाएगा अगर उनकी जान बचाने के लिए पहले ये ज़रूरी है। पर अगर ब्लैक फंगस हो जाता है तो उसकी दवाइयाँ भी, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं एम्फोटेरिसिन नाम से दवाई आती है जो कि मार्केट में काफ़ी कम है अभी, क्योंकि इतने सारे लोगों को ज़रूरत एकदम से पड़ रही है, तो वो दवाई भी सरकार अवेलेबल करवा रही है जल्द ही। तो वो दवाई टाइम पे अगर चल जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम बचा सकते हैं। क्या बात है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। एनी मैसेज जो आप हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स तक पहुँचे और जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं उन तक पहुँचे? जी, सभी लोग यही मैसेज दे रहे हैं, मास्क पहने, सेफ रहें, वैक्सीनेशन करवाएं टाइम पे, ठीक है, और ज़्यादा अफवाहों में ना पड़ें। कुछ चीज़ें अफवाह होती हैं वो आप समझें टाइम पे। बाकी जो भी आपके चिकित्सक, जो आपके डॉक्टर हैं उनकी सलाह मानें, और होम रेमेडीज़ तब वहीं तक सीमित रखें जब तक आपकी तबीयत ख़राब नहीं हो रही है। होम रेमेडीज़, अगर आपकी तबीयत ठीक है, माइल्ड केसेस हैं तो आप होम रेमेडीज़ पे जाएं, नहीं तो डॉक्टर से ही सलाह लें। क्या बात है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। सवाल मुझे लगता है कि आज का ये जो पूरा सेगमेंट था इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिली, प्लस एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो कि ASG हॉस्पिटल और जोमेटो फीडिंग इंडिया ने लिया है मिलकर। सो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके सर ने जो बोला है, डॉक्टर ने जो बोला है, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। एंड यस, एक चीज़ कि खुद का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं ये हमें खुद को ही पता है। सो वेल, खुद का और खुद की फैमिली का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। बट अभी मेरे यहाँ से जाने का समय हो गया है। कैसा लगा पूरा सेगमेंट, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। feedback@gmail.com पर। टिल देन, दिस इज योर वीजन ऊपर साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन मनीष राव जागा जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ज़माना वही द यंगस्टर्स का।